मेरा नाम है जतिन और आज देख रहे हैं सृष्टि ज्ञान केंद्र। आज हम समझने की कोशिश करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। इसकी आज हम समरी समझने की कोशिश करेंगे। तो दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीय देश, मतलब ये बात उस समय की है जब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध को हम कोल्ड वॉर एरा भी कहते हैं और इसमें दो सबसे बड़ी महाशक्तियां, दो ध्रुवीय देश आपस में लड़ रहे थे अपनी वैचारिक वादों की वजह से। वो दो देश थे, एक तो हमारा अमेरिका और दूसरा था हमारा सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर 1991 तक। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। यही हमारे दो ध्रुवीय देश थे उस समय के। और इसका अंत क्या है, वो जो हम ये थे, ये दो ध्रुवीय देश थे, जो एक तरफ हमारा यूएसए था और दूसरी तरफ हमारा सोवियत संघ था। इन दोनों देशों के मतलब जो लड़ाई चल रही थी उसका अंत कैसे हुआ, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों की युद्ध में आखिर में हार सोवियत संघ की हुई थी। 1991 में उसका पतन हुआ था। आज हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली क्या है? तो रूस में हुई 1917 में समाजवादी क्रांति रूस में हुई। जो सबसे पहले रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति। तो उसके बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। इसका जो निर्माण, इसका उद्देश्य था वो समतामूलक समाज, जो समतामूलक समाज की स्थापना करना था। और जो इसके अपोजिट थे, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था थी और निजी संपत्ति रखने का जो अधिकार था, उसके विरुद्ध जाकर समानता की ओर मतलब इनका बढ़ना था। जो इनका था कि समानता को स्थापित करना था, एक समाज में समानता को स्थापित करना इनका ये उद्देश्य था। तो इसी को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। इसी को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। फिर आता है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी। सोवियत प्रणाली की सबसे पहली विशेषता यह थी कि वो सबसे पहले एक साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी और समाजवाद विचारधारा से ताल्लुक रखता था। और इसमें जो भी निर्णय होते थे, जो भी मतलब अपने देश के लिए जो भी निर्णय लेने होते थे, वो सिर्फ सरकार के द्वारा लिए जाते थे और एक पार्टी के द्वारा लिए जाते थे। वहां एक पार्टी का शासन था, वो थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। दूसरा, यहाँ पर सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। वहां पर सारी चीजें अच्छे से वेल प्लान की जाती थी। और तीसरा, न्यूनतम जीवन स्तर, मतलब वहां मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज थी, मतलब कि निम्न से निम्न लोगों को एक मतलब ऐसी सुविधा मिल रही थी जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके। मतलब उनको छोटी से छोटी चीजें भी उपलब्ध थी। और वहां पर जो बेरोजगारी है वो ना के बराबर थी, बिल्कुल भी वहां पर मतलब लगभग बेरोजगारी ना के बराबर थी। वहां की जो संचार प्रणाली थी उस समय की सबसे बढ़िया प्रणाली थी। वहां पर जो हम आजकल बात करते हैं, वहां पर वो सबसे उन्नत रूप में थी। तो वहां पर बहुत अच्छे से बातें होती थी और उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत थे। वहां के जो उपभोक्ता उद्योग है वो बहुत ही बढ़िया थे। वो छोटी से छोटी चीज से बड़ी बड़ी चीजें बनाते थे। मतलब एक छोटी सी पिन से लेकर वो गाड़ी तक सारी चीजों का निर्माण करते थे। अपने सोवियत संघ में सारी चीजों का निर्माण करते थे। और उनके पास ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन थे, अच्छे अच्छे संसाधन थे। और वहां पर सबसे बड़ा मतलब विशाल भंडार थे। वहां के ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो हम तेल, खनिज, ये सब मतलब बहुत अच्छी मात्रा में वहां पर मिलते थे। अब हम अगला देखेंगे, सोवियत प्रणाली राजनीतिक विशेषताएं। सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं क्या क्या थी? पहला पॉइंट जो मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, वो थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और वहां पर मतलब अन्य पार्टियों को रखने की कोई इजाजत ही नहीं थी, वहां पर कोई रख ही नहीं सकते थे। और वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था को मतलब ठुकराया जाता था, उसका विरोध होता था। पूंजीवादी और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। सारी चीजें वहां पर, हर चीज का अधिकार सरकार के पास था। वहां पर सरकार ही सारे निर्णय लेगी अपनी जनता के लिए। तो यहाँ पर ये चलता था। अब देखते हैं हम
कि सोवियत संघ के इतिहास में कौन कौन से वो महान लीडर्स थे उनके टाइम के, कौन कौन से थे। तो कुल मिला के मेन तीन लीडर्स थे उस समय के। पहले थे जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने शासन किया था 1924 से लेकर 1953 तक। इन्होंने 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया तथा इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1924 से 1953 तक इन्होंने उस समय का शासन उन्होंने करा था। ये वहां के लीडर थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सोवियत संघ का विकास करने में। उन्होंने बहुत अच्छे से विकास किया था। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया था। अपने इस काल में उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया था और भी मतलब नए नए उद्योगों की स्थापना करवाई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध अभी हमें समझना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे हमारे यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन, फ्रांस। ये 4 देश हमारे मित्र राष्ट्र में थे और जो दूरी राष्ट्र थे उसमें जापान, जर्मनी और इटली, ये 3 देश शामिल थे। तो इसमें जीत दिलवाई थी हमारी मित्र राष्ट्र जीती थी, जिसमें यूएसएसआर भी शामिल थी, मतलब सोवियत संघ भी उसमें शामिल थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इनके नेतृत्व में जीत मिली थी। तो और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। इन्होंने अपनी ताकत से मतलब अपने फैसलों से खेतों का समूहीकरण किया था, मतलब खेतों को जोड़ दिया था। बड़े बड़े फार्म बनाए थे उस समय। तो इन्होंने उनके टाइम पे मतलब सोवियत संघ को बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं इन्होंने अदा करी थी अपने समय में। दूसरे जो है सोवियत संघ के इतिहास में दूसरे जो हमारे नेता थे वो थे इनके निकिता क्रुश्चेव। जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत संघ की कमांड संभाली। इनके मुख्य घटनाएं इस समय जब ये लीडर बने तो इनके टाइम पे सबसे पहली मुख्य घटना थी क्यूबा मिसाइल संकट। जो ये क्यूबा मिसाइल संकट था तो वो इन्हीं के समय में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट वह संकट था जब यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ और अमेरिका की दोनों की आर्मी जब एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, उसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। और अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़, जब निकिता क्रुश्चेव यहाँ के जो लीडर थे उस समय इनके बीच में अमेरिका और अन्य देशों में और यूएसएसआर में इनमें अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ चल रही थी। तो उसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। स्पुतनिक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा। इन्होंने अपने टाइम मतलब उस समय इन्हीं के समय में स्पुतनिक और यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और जब ये नेता थे सोवियत संघ के जो ये लीडर थे तो उसी समय बर्लिन की दीवार का भी निर्माण हुआ था। और लगभग 1968 में मेरे ख्याल से ये दीवार का निर्माण हुआ था, बर्लिन की दीवार, जिसमें जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, इन दोनों में बांट दिया था। तीसरे जो हमारे नेता थे वो थे हमारे मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के लिए 2 नीतियां गोलास्नोस्त कुल्पान तथा पेरोस्ट्रोइका, जिसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ में शांति लाना। मतलब जो इन्होंने दो नीतियां अपनाई थी उसका सीधा मतलब था कि अपने देश में शांति लाना। क्योंकि उस समय जब ये नेता बने थे, जब ये लीडर बने थे, उस समय सोवियत संघ बर्बादी की कगार पे था। तो इन्होंने ये नीतियां निकाली थी, 2 नीतियां निकाली थी जो कि उनका देश मतलब दोबारा वापस खड़ा हो सके और संभल सके एक तरह से। तो इन्होंने जो सुधार करने की कोशिश करी थी वो था लोकतंत्र को बढ़ावा दिया।
इन्होंने अपने समय में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक देश बनाने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने जब ये लीडर बने थे तो इन्होंने अपनी जो इनकी आर्मी थी, जो अन्य देशों में भेजी गई थी आर्मी, अफगानिस्तान में भेजी थी और पूर्वी यूरोप में अपनी जो आर्मी भेजी थी, इन्होंने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया था। तो इन्होंने उस समय अपनी आर्मी को बुला लिया था। और इन्हीं के समय में जब ये मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के लीडर थे, तो उसी समय जर्मनी का एकीकरण भी हो गया था। मतलब जर्मनी जो आधा आधे में बटी थी वो खत्म हो गई थी, और जो इनकी दीवार थी, वो बर्लिन की दीवार, उसको भी गिरा दिया गया था वहां की जनता द्वारा। और फिर आता है आर्थिक सुधार। इनके टाइम पे इन्होंने आर्थिक सुधार करने की भी कोशिश करी थी। उसमें था हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। इन्होंने जो ये यूएसएसआर और यूएसए में हथियारों की होड़ चल रही थी उस समय, मतलब पैसों की एक तरह से बर्बादी चल रही थी, इन्होंने उस पर रोक लगाई और अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए। उन्होंने कई सारी नीतियां निकाली अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, और निजीकरण को बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने समय में इन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया था। अब सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव, मतलब इसके विघटन के कारण क्या थे, मतलब सोवियत संघ कैसे बर्बाद हुआ। तो इसके कारण थे लोगों की आकांक्षाओं का पूरा न कर पाना। हम जैसा कि जानते हैं कि सोवियत संघ अपने बहुत बड़े संसाधनों में से एक संसाधन, अपने बहुत ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहा था अन्य देशों पर। तो उससे वहां की जनता, जो सोवियत संघ की जनता है, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। जो उनके में होता था कि वो न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, सोवियत संघ अपनी जनता को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये अपने जो संसाधन है वो दूसरे अन्य देशों पर लगा रहे थे, जो कि एक तरह से गलत था। और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, जब एक ही पार्टी शासन करती रहती है तो उनमें अचानक घमंड सा आ जाता है। तो वो अपना दबदबा बनाने लग जाती है और अपने देश के जो जनता है वहां की, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और अपने ही अलग अलग कानून निर्माण करने लग जाती है और उनको एक बर्बादी की कगार पे ले आती है। और हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्च, जैसा कि अभी बताया कि उस समय हथियारों की होड़ चल रही थी, तो उसमें भी अपने आर्थिक संसाधनों का सबसे बड़ा पैसा जो वो उसमें हथियारों की होड़ पे, हथियारों के बहुत सारे निर्माण में लगा रही थी, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे वो खर्च कर रही थी। और जनता की आकांक्षाएं तब भी टूटी थी जब जनता को ये पता चला कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से बहुत ही पीछे चल रहा है, बहुत ही पिछड़ गया है उन देशों से, और वो देश इससे आगे निकल गए हैं। तो ये भी एक विघटन का इसका कारण था। और रूस का दबदबा, कि सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, पर जिसमें रूस जो गणराज्य था उसकी सबसे ज्यादा, इन 15 गणराज्यों में सबसे ज्यादा रूस की ही चलती थी। अगर रूस कुछ कह दे तो उसको ही सर्वमान्य माना जाता था, कि उसी को मानना चाहिए। तो वहां के जो अन्य देश थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ये एक तरह से अत्याचार हो रहा है, कि उनकी बातों को ना सुन के एक ही देश की सारी बातें सुनी जा रही हैं। तो उनको वहां उस समय शोषण जैसा प्रतीत हो रहा था। तो ये भी एक बर्बादी का कारण है। अर्थव्यवस्था का रुक जाना, जब उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को देखा नहीं और सारे अपने संसाधनों का ऐसी बर्बाद कर रहे थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से ठप सी हो गई थी, एक तरह से रुक सी गई थी। तो ये भी एक बर्बादी का कारण है कि वहां पर कोई जॉब वॉब फैसिलिटी अब नहीं रही थी ज्यादातर। वहां पर अब लोग बेरोजगार हो रहे थे तेजी से। और
लोगों में आज़ादी की भावनाओं का उठना। ये भी पॉइंट थी कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब जो शासन कर रही थी उससे ये लोग कुछ लोग परेशान भी हो गए थे कि मतलब वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही थी और जनता को आज़ादी की एक तरह से चाहत सी लग गई थी। जनता को समझ में आ गया था कि हमें आज़ादी की जरूरत है। इस समय जब मिखाइल गोर्बाचेव लीडर थे तब उनको समझ में आ गया था कि हमें उस समय अब आज़ादी को छोड़ना नहीं है, हमें आज़ाद ही होना है। तभी 15 गणराज्यों का विघटन हुआ। उस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के कारण, अब ये हमारा अगला टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट, सोवियत संघ के परिणाम क्या क्या हुए थे। सबसे पहला हुआ था शीत युद्ध का इस समय अंत हुआ, जो मतलब इतना लंबा, सबसे लंबी जो युद्ध चल रही थी 1945 से लेकर 1991 तक, उसका अब अंत हो गया था। क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम पे खत्म हो गया था और यूएसए से मतलब एक ध्रुवीय देश बचा था। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। अब अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई रहा ही नहीं था और हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई थी। जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो गया था, उसका विघटन हुआ था, तो ये हथियारों की होड़ होना भी बंद हो गई थी। सोवियत संघ का अंत, अब इस समय सोवियत संघ का अंत हो गया था और 15 नए देशों का उदय। जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो 15 नए देश उभरे और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। जो भी मतलब सोवियत संघ ने अपनी नीतियां अपनाई थी और बाकी जो निर्णय लिए थे, अब उसका उत्तराधिकारी रूस बना था और रूस के पास ही सारे थे। और जो मतलब एक परमाणु शक्ति अब रूस बनी थी। सोवियत संघ को हटाकर अब रूस के पास परमाणु शक्ति थी उस समय। और पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला इससे। जैसे सोवियत संघ खत्म हुआ तो वहां की जो जनता है, जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य थे, अब उनको विश्वास होने लगा, धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि साम्यवादी विचारधारा इतनी भी मतलब उचित नहीं है जितनी पूंजीवादी व्यवस्था है। उनको मतलब उनकी पूंजीवादी व्यवस्था की जीत से ही पता चल रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा से ज्यादा ही मतलब अच्छी है। तो इससे पूंजीवादी विचारधारा को और बल मिला और सोवियत संघ से आजाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाना प्रारंभ किया शॉक थेरेपी के माध्यम से। फिर रूस को वह भी अधिकार मिले जो कि सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, और जो संधियां सोवियत संघ द्वारा की गई थी वह सभी अब रूस द्वारा निभाई जानी थी और परमाणु संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। अब अगला था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता ही है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी के हम नाम से ही समझते हैं कि इसका मतलब होता है एक मतलब दर्दनाक एक चोट देकर, एक खतरनाक चोट देकर और फिर उसका उपचार करना। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए बने देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ, जब वो मतलब उसके विघटन हुआ जब सोवियत संघ का, तब पूंजीवादी व्यवस्था और विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों ने शॉक थेरेपी का निर्माण किया, जिससे जो 15 नए गणराज्य थे, मतलब 15 जो नए देश बने थे, वो पूंजीवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित हुए, पूंजीवादी विचारधारा से जुड़े और जो उनके में सरकार, जो पहले सोवियत संघ था उसमें साम्यवादी विचारधारा थी, तो सारी चीजें सरकार के हाथों में थी। तो उस चीज को सरकार के हाथों से हटाकर अब निजी लोगों को बेच दिया गया और
उसको मुक्त बाजार की उन्होंने नीति अपनाई। इससे अब सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में पूंजी व्यवस्था स्थापित की जानी थी। शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देने का प्रावधान था। मतलब जो भी मतलब पहले जो सरकार की सारी चीजें थी, अब वो निजी लोगों को बेचकर अब मतलब दूसरे शब्द में अगर हम इसे कहेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको अब प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया था शॉक थेरेपी के माध्यम से। अब थे शॉक थेरेपी के उद्देश्य। शॉक थेरेपी के जो मतलब सोचा था शॉक थेरेपी के उद्देश्य थे वो थी मुक्त व्यापार को अपनाना। मतलब पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार करना, अन्य देशों के साथ भी व्यापार करना, मतलब अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, सबसे पहले अपनी नीड्स को पूरा करना, फिर बाकी बाद में देखना, एक तरह से ये था। और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना, जहां मतलब पश्चिमी यूरोप और जैसे अमेरिका इन जैसे मतलब इन देशों से भी जुड़ना और अपने बाजार को मतलब अपने बाजार को बढ़ावा देना और अपने जो संसाधन है उनको देकर उनके संसाधन को अपने देश में लाना, ये इनका उद्देश्य था। शॉक थेरेपी का उद्देश्य यह था। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या हुए? पूरी तरह से असफल रही। जो मतलब वहां की जनता ने इसकी जो आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई और वो पूरी तरह से असफल हुई। रूस के औद्योगिक ढांचा टूट गया, जो मतलब उनने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अब उसको औने पौने दामों में बेचना पड़ गया था और उसको बेच दिया था निजी लोगों को, और वो पूरी तरह से लगभग बर्बाद हुए थे। और रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। उस समय जब ये हुआ था तब जो रूस की मुद्रा थी, उस रूबल, उसमें बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरावट आने लगी। और समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी। जो समाज कल्याण उनके में होता था, जो न्यूनतम चीजें उनको उपलब्ध कराई जाती थी, अब उसका भी अंत हो गया था, अब उनको वो भी नसीब नहीं हुई थी। और बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों पर बेच दिया था। आर्थिक विषमता, बड़ी देश में अमीरों तथा गरीबों के बीच का अंतर, मतलब जो मतलब उस समय जो अमीर लोग थे वो अब और अमीर होते गए और जो गरीब थे वो और गरीब होने, मतलब इन दोनों के अंतर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इन दोनों में अंतर काफी बढ़ गया था। अब तक काला बाजारी को बढ़ावा मिला। इस समय जो ये काल चल रहा था, इस समय जो शॉक थेरेपी के बाद था, इस समय काला बाजारी को बहुत महत्वपूर्ण मतलब काला बाजारी को बढ़ावा मिल गया था। इन्होंने जो ये लोग थे इनको मतलब अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने मतलब जो कागज डॉक्यूमेंट्स थे उनको काला बाजार में बेचना पड़ा, और कुछ पैसों के लिए। और इतिहास की सबसे बड़ी गराज से शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों पर यानी कबाड़ के भाव बेच दिया गया। जो शॉक थेरेपी के इतिहास में सबसे मतलब पूरी दुनिया में मतलब जो सबसे बड़ी गराज सेल का नाम दिया शॉक थेरेपी के बाद, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को कबाड़ के भाव में बेच दिया गया था। अब आता है साम्यवादी देश और भारत तथा साम्यवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। हम देख चुके हैं कि रूस ने भारत की कई बार मदद कर रखी है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे में हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में हो, रूस ने हर बार भारत की मदद की है। भारत ने भी काफी बार रूस की मदद करी है। और पहला पॉइंट, दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। इन दोनों मतलब दोनों ही भारत और रूस, भारत और सोवियत संघ उस समय का मतलब इनका सपना है कि पूरी दुनिया में बहुध्रुवीय देश है, मतलब बहुत सारे देश शक्तिशाली रहे और कोई भी एक ध्रुवीय देश ना रहे। मतलब सबके पास इतनी ताकत हो कि सब मतलब एक साथ बैठकर
विचार कर सकें, एक तरह से अलग अलग नीतियां निकाले सारे मिलके। और दोनों ही देश भी लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। रूस और भारत दोनों ही लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। और 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते 2001 में भारत और रूस में जो संधियां हुई, मतलब 80 संधियों में साइन हुए। इनमें से कुछ भारत ने किए थे और कुछ रूस ने। ये भी हमें बताता है कि भारत और रूस की कितनी अच्छी मित्रता है अभी। भारत रूस हथियारों का खरीदार है। मतलब भारत टॉप खरीदारों में से एक है। भारत अपने हथियारों के जो हथियार हैं वो ज्यादातर रूस से ही बनवाता है। और भारत में रूस से तेल का आयात भी होता है। बड़ी मात्रा में रूस से भारत तेल भी आयात करता है। और वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद, जब भारत एक अंतरिक्ष के यात्रा में मतलब जो पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब भी भारत की मदद रूस ने की थी। रूस ने अपनी एक मिसाइल रॉकेट दिया था भारत को, और अपने कुछ वैज्ञानिक भी दिए थे। और आज भी भारत और रूस एक साथ मिलकर वैज्ञानिकी इन चीजों में एक साथ रहते हैं। और कश्मीरी मुद्दों पे भी रूस ने भारत का काफी साथ दिया। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।